नमस्कार। आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बुद्धि के स्वरूप के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। वहां पर हम लोगों ने देखा कि बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जो उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करती है, तर्कपूर्ण चिंतन करती है तथा प्रभावकारी ढंग से वातावरण के साथ संपर्क स्थापित करती है। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी देखा कि बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए कोई एक कारक जिम्मेदार न होकर बहुत से कारक जिम्मेदार हैं। इसी बात की खोज करने के लिए अनेक मनोवैज्ञानिकों ने समय समय पर सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। आज की इस वीडियो में उन्हीं सिद्धांतों पर हम लोग संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। चूंकि एग्जाम की दृष्टि से बुद्धि के सभी सिद्धांत अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सबसे पहले हम लोग बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों का वर्गीकरण समझें। क्योंकि सिद्धांत अनेक तरह के अपनी प्रक्रिया के आधार पर बटे हुए हैं, इसलिए हम सबसे पहले उसके वर्गीकरण पर विचार करेंगे। तो बुद्धि के सिद्धांतों को सर्वप्रथम दो प्रमुख भागों में बांटा गया। सबसे पहले जो सिद्धांत प्रयोग में लाया जाता था उसे क्लासिकल सिद्धांत कहा गया, यानी कि प्राचीन सिद्धांत। इस सिद्धांत की मान्यता थी कि बुद्धि का जो स्वरूप है वो संवेदी तीक्ष्णता के आधार पर निर्धारित होता है, यानी कि बुद्धि का निर्धारण या बुद्धि की संरचना का निर्धारण, बुद्धि के स्वरूप का निर्धारण संवेदी तीक्ष्णता के आधार पर होती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति कितनी जल्दी किसी समस्या का समाधान कर लेता है, उसी के आधार पर बुद्धि को समझा जाता था। परंतु इस सिद्धांत को मान्यता नहीं मिल पाई। बाद में आधुनिक सिद्धांत पर विचार किया गया। आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत दो तरह के सिद्धांत देखे जाते हैं, एक कारकी सिद्धांत तथा दूसरा प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। कारकी सिद्धांत जो कि यह मानता है कि बुद्धि की संरचना विभिन्न कारकों के द्वारा की गई है, यानी कि बुद्धि की व्याख्या करने के लिए विभिन्न कारकों की व्याख्या करना आवश्यक है। यानी कि बुद्धि विभिन्न कारकों का योग है, जबकि दूसरे सिद्धांत या दूसरी विचारधारा को मानने वाले सिद्धांतवादियों का मानना है कि बुद्धि विभिन्न कारकों का योग न होकर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के आधार पर बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या की जा सकती है। यानी कि व्यक्ति सूचनाओं को किस प्रकार संसाधित करता है, उसके आधार पर बुद्धि की व्याख्या की जा सकती है। कारकी सिद्धांत तथा प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांतों को अलग अलग अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि कारकीय सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत आते हैं तथा प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत आते हैं। जब हम कारकीय सिद्धांत की बात करते हैं तो
इसके अंतर्गत भी दो तरह की विचारधारा देखने को मिलती है। पिंडक, दूसरा विभाजक। जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, पिंडक यानी कि एक पिंड, विभाजक यानी कि जो बटा हुआ हो। इसका तात्पर्य है कि हम लोग फैक्टर की बात कर रहे हैं कि बुद्धि की संरचना विभिन्न फैक्टर के आधार पर होती है, और पिंडक मानता है कि जो फैक्टर्स होते हैं वो एक ही समूह के होते हैं, एक पिंड के होते हैं, और उसी के आधार पर हम बुद्धि की संरचना की व्याख्या करते हैं। अगर देखें तो बुद्धि समस्या समाधान करने, तर्क करने तथा ज्ञान प्राप्त करने की एक सामान्य और संगठित क्षमता होती है, जबकि वहीं विभाजक समूह के जो सिद्धांतवादी हैं उनका मानना है कि बुद्धि बहुत सारे पृथक मानसिक समस्याओं या पृथक मानसिक क्षमताओं जो करीब करीब स्वतंत्र रूप से क्रियाशील होते हैं का योग होता है। यानी कि इनका मानना है कि जो कारक हैं वो पृथक पृथक होते हैं, न कि एक साथ होते हैं। चूंकि फैक्टोरियल थ्योरी के सबसे अग्रणी मनोवैज्ञानिकों में स्पीयरमैन का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है, सबसे ऊपर लिया जाता है, फिर भी जब हम सभी सिद्धांतों की बात करते हैं, फैक्टोरियल सिद्धांतों की बात करते हैं, तो जो पहला सिद्धांत हमारे सामने आता है वह है बिने का एक कारक सिद्धांत। जैसा कि आप जानते होंगे, बिने जो कि प्रथम बुद्धि परीक्षण बनाने का श्रेय जिन्हें मिला है, इन्होंने एक कारक सिद्धांत प्रस्तुत किया, और इनका मानना था कि बुद्धि जो है एक मानसिक क्षमता के आधार पर परिभाषित की जा सकती है, परंतु इनके द्वारा बनाए गए परीक्षण से ही इनके सिद्धांत को मान्यता नहीं मिली, और इनका परीक्षण ही आगे के सिद्धांतों को बल देने लगा। इसके पश्चात स्पीयरमैन ने विभिन्न कारकों का विश्लेषण कर यह स्पष्ट किया, यह दावा किया कि बुद्धि की व्याख्या दो कारकों के आधार पर की जा सकती है। यानी कि बुद्धि द्विकारकों का योग है, जिसमें से पहला कारक जी फैक्टर होता है, यानी सामान्य फैक्टर होता है, जो सभी व्यक्तियों में पाया जाता है और सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। परंतु इस जी कारक के साथ साथ कुछ ऐसे भी कारक होते हैं जो विशिष्ट कारक की श्रेणी में आते हैं, जो सभी व्यक्तियों में अलग अलग पाए जाते हैं। यहां पर स्पीयरमैन ने यह भी स्पष्ट किया कि बुद्धि की सफलता का, व्यक्ति की सफलता का सर्वाधिक श्रेय जी कारक का ही होता है। इसलिए स्पीयरमैन के इस सिद्धांत को जी कारक सिद्धांत भी कहा जाता है। स्पीयरमैन के सिद्धांत को राजतांत्रिक सिद्धांत भी कहा जाता है, मोनोनास्टिकल थ्योरी भी कहा जाता है। उसका कारण यह है कि जी कारक का प्रभुत्व होता है बुद्धि की संरचना में, इसीलिए इसे राजतांत्रिक सिद्धांत कहते हैं। जब स्पीयरमैन ने बुद्धि की संरचना के लिए दो कारकों की खोज की, उस समय अनेक मनोवैज्ञानिक इस क्षेत्र में अध्ययन कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। तो उसके बाद थर्स्टन ने
एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे समूह कारक सिद्धांत कहा गया, ग्रुप फैक्टर थ्योरी कहा गया। और इन्होंने स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत को नकारते हुए कहा, बुद्धि की संरचना मात्र 2 कारकों से स्पष्ट नहीं की जा सकती है। बुद्धि की संरचना 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का योग है। इसीलिए थर्स्टन के सिद्धांत को प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थियरी भी कहा जाता है। इन्होंने जिन 7 कारकों की बात की वे थे वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, स्पेशियल एबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी, रीजनिंग और पर्सनालिटी, जिसे आप कोड भाषा में VNSWMRP कह सकते हैं। यहीं पर बात खत्म नहीं हुई, आगे और भी शोध जारी होने के कारण बहुविध सिद्धांत सामने आया। बहुविध सिद्धांत के अंतर्गत 2 सिद्धांतों को पढ़ा जाता है। पहला सिद्धांत थॉर्नडाइक का बहुबुद्धि सिद्धांत तथा दूसरा गिलफोर्ड का त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत। थॉर्नडाइक का बहुबुद्धि सिद्धांत यह मानता है, थॉर्नडाइक का यह मानना है कि बुद्धि किसी एक कारक का योग न होकर बहुत से कारकों का योग है, जिसे उन्होंने कॉमन फैक्टर्स कहा, और इन्होंने सामान्य कारक यानी जी कारक की आलोचना की, यानी जी कारक को स्वीकार नहीं किया। वहीं बहुकारक सिद्धांत में जो सबसे विस्तृत एवं कारक विश्लेषण के आधार पर बुद्धि की संरचना की व्याख्या करने के लिए बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत प्रस्तुत किए, उस मनोवैज्ञानिक का नाम जेपी गिलफोर्ड है। गिलफोर्ड महोदय कारक विश्लेषण के आधार पर बुद्धि की संरचना में समस्त सहसंबंधित कारकों की खोज कर बताया कि बुद्धि एक कारक नहीं, 2 कारक नहीं, 7 कारक नहीं, बल्कि 180 कारकों का योग है। यानी कि बुद्धि की संरचना की व्याख्या 180 कारकों से होती है, और उन्होंने 3 डायमेंशनल संरचना के आधार पर उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया। चूंकि गिलफोर्ड 1967 में 120 कारक की बात की थी, फिर 77 में उन्होंने 150 कारक की बात की, लेकिन जब 1980 में उनका संशोधित संस्करण प्रस्तुत किया गया और उसमें उन्होंने माना कि बहुकारक सिद्धांत के अंतर्गत गिलफोर्ड ने बुद्धि की संरचना के 180 कारकों का योग माना। इसके बाद कैटल का बुद्धि सिद्धांत। कैटल ने बुद्धि की संरचना मात्र 2 कारकों के आधार पर की, और उन्होंने यह कहा कि बुद्धि जी कारक का ही परिणाम है, परंतु जी कारक के 2 पार्ट होते हैं, फ्लूइड इंटेलिजेंस तरल बुद्धि तथा क्रिस्टलाइट इंटेलिजेंस ठोस बुद्धि। कैटल भी यह मानते थे कि बुद्धि की संरचना विभिन्न कारकों के द्वारा ही होती है, और उन्होंने मुख्य रूप से 2 ही कारकों की बात की, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। इसके बाद जो सिद्धांत प्रचलित है वह वर्ड तथा वर्नर का पदानुक्रम बुद्धि सिद्धांत। वर्ड तथा वर्नर ने
बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत 1965 में प्रस्तुत किया। इनका सिद्धांत कोई नया सिद्धांत नहीं था, बल्कि स्पीयरमैन, थर्स्टन और बहुकारक सिद्धांतों को एक साथ मिलाकर एक निश्चित पदानुक्रम के आधार पर इन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन सभी कारकों के आधार पर बुद्धि की संरचना की व्याख्या की। इसके बाद गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रस्तुत किया। गार्डनर का मानना था कि बुद्धि बहुत सारे कारकों का योग है और इन्होंने फैक्टर एनालिसिस के आधार पर जिन कारकों की चर्चा की उनमें भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, व्यक्तिगत स्वबुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि आदि थे। इसके बाद भी सिद्धांतों का क्रम जारी रहा। कैरोल ने संज्ञानात्मक क्षमता का त्रिस्तरीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। 1997 में इनका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। सामान्य कारक और विशिष्ट कारक यानी स्पेसिफिक फैक्टर तथा संकीर्ण कारक यानी कि संज्ञानात्मक फैक्टर्स को एक निश्चित त्रिस्तर या पदानुक्रम के आधार पर बांटकर बुद्धि की संरचना की व्याख्या करने का प्रयास किया और कारक सिद्धांत के अंतर्गत थॉमसन का भी बुद्धि प्रतिदर्श सिद्धांत प्रचलित है। इनका मानना है कि बुद्धि में बहुत सारे कारक हैं, लेकिन उनमें से जिन कारकों के आधार पर बुद्धि की संरचना की व्याख्या की जाती है वह उसका एक प्रतिदर्श मात्र है। उसी प्रतिदर्श के आधार पर हम बुद्धि की संरचना की व्याख्या करते हैं। अब बुद्धि के सिद्धांत के दूसरे वर्गीकरण की बात करें, जिसे प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत कहा जाता है, जिनका मानना है कि बुद्धि किसी कारक का योग न होकर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का योग होता है। यानी इसके द्वारा बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं अर्थात बौद्धिक प्रक्रियाओं के रूप में की। इसमें उन प्रकरणों पर बल डाला जाता है जिसके सहारे सूचनाओं को संसाधित किया जाता है। और वर्तमान समय में बुद्धि के सिद्धांत जो कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर आधारित हैं, उन पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। इनमें जिन मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों को रखा जाता है उनमें पियाजे का सिद्धांत, जो कि अत्यंत ही संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। पियाजे द्वारा बुद्धि के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में बांटकर अध्ययन किया गया है। इन्होंने जो 4 अवस्थाएं बताई है वो सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशन तथा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 4 अवस्थाओं को इन्होंने कालानुक्रम में बांटा है और सभी स्तरों पर विभिन्न संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास को दर्शाया है। और इन्होंने बताया है कि बुद्धि के विकास विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के आधार पर होता है। प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत के अंतर्गत अन्य जो सिद्धांत प्रचलित है उसमें जेनसन का 2 लेवल थ्योरी है। जेनसन का मानना था कि बुद्धि एसोसिएट एबिलिटी और कॉग्निटिव एबिलिटी का परिणाम है।
यानी कि दो तरह के शब्द थियरी के आधार पर बुद्धि की व्याख्या की जा सकती है। वहीं दूसरा सिद्धांत स्टेनबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने तीन बुद्धि की व्याख्या करने का प्रयास किया, जिसमें संदर्भात्मक यानी व्यवहारिक बुद्धि, अनुभवजन्य अथवा सृजनात्मक बुद्धि, घटकीय तथा विश्लेषणात्मक बुद्धि प्रमुख है। उनका मानना है कि इन तीनों प्रक्रियाओं में विभिन्न संदर्भ में जिस प्रक्रिया की प्रबलता होती है, व्यक्ति उस तरह की बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करता है। इसके बाद गोलमैन का सिद्धांत, जो कि सांवेगिक बुद्धि पर बल देता है, और इनका मानना है कि व्यक्ति की सर्वाधिक सफलता का श्रेय सांवेगिक बुद्धि को मानना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपने संवेगों को नियमित कर या अपने संवेगों का मैनेजमेंट कर बहुत से कठिन समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेता है। विभिन्न सोशल सिचुएशंस में, विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में अपनी सांवेगिक बुद्धि के कारण आसानी से समस्या का समाधान कर लेता है। इसके बाद बुद्धि के जो सिद्धांत इस प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उसमें जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक प्रक्रिया सिद्धांत है। जेरोम ब्रूनर ने भी पियाजे के समान बुद्धि का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। पियाजे तथा ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों में अंतर कालानुक्रम का है, चूंकि पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कालानुक्रम में बांटा थे, परंतु जेरोम ब्रूनर ने मात्र 3 चरणों में इनएक्टिव, आइकॉन और सिंबॉलिक 3 चरणों में अपने सिद्धांत को बांटा, और वहां पर इन्होंने किसी भी कालानुक्रम का जिक्र नहीं किया है। इसके बाद जो सिद्धांत प्रचलित है वह है जुआन पास्कुल लियोन का सिद्धांत। जुआन पास्कुल लियोन एक न्यूरो साइकोलॉजिस्ट थे और जीन पियाजे के अंडर में पीएचडी कर रहे थे। इन्होंने थियरी ऑफ कंस्ट्रक्टिव ऑपरेटर के आधार पर बुद्धि की संरचना की व्याख्या करने का प्रयास किया। इन्होंने विभिन्न तरह के कंस्ट्रक्ट, संरचनात्मक ऑपरेटर की बात की और उसी ऑपरेटर के आधार पर बुद्धि की संरचना की व्याख्या करने का प्रयास किया। बुद्धि के जेपी दास तथा नलिनी द्वारा प्रतिपादित एक प्रसिद्ध सिद्धांत, जिसे पास थियरी के नाम से जाना जाता है, यानी प्लानिंग, अटेंशन, सिमुल्टेनियस एंड सक्सेसिव थियरी ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। यह भी एक प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत है, जो विभिन्न तरह की प्रक्रियाओं के आधार पर बुद्धि की संरचना की व्याख्या करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की यह वर्गीकरण आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे की वीडियो में हम लोग
आगे के वीडियो में हम लोग बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों का सेपरेट अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन की दृष्टि से सभी सिद्धांतों का अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम सभी सिद्धांतों का अलग अलग व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।